नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो अपन राजस्थान के अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे। राजस्थान के अपवाह तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। एक है बंगाल की खाड़ी की तरफ गिरने वाली नदियां, एक है अंतः प्रवाही नदियां जो कि बीच में ही कहीं पे समाप्त हो रही थी, और एक था अरब सागर की तरफ गिरने वाली नदियां। इसमें से अपन ने बंगाल की खाड़ी की तरफ गिरने वाली जो नदियां हैं उनके बारे में देख लिया था। तो आज हम देखने वाले हैं जो अंतः प्रवाही नदियां हैं उनके बारे में। तो अगर अंतः प्रवाही नदियों की बात करें तो कौन कौन सी नदियां हैं राजस्थान में, कौन कौन सी नदियां बहती हैं जो कि अंतः प्रवाही नदी हैं, जो कि बीच में ही कहीं पे समाप्त हो जाती हैं। तो एक है घग्गर नदी, कांतली नदी, यानी कि इसमें बहुत बड़ी नदियां शामिल नहीं है, लेकिन छोटी छोटी जो नदियां हैं वो बहुत सारी नदियां शामिल हैं। और कौन सी है? बाणगंगा नदी, ताबी नदी, रूपारेल या फिर इसको वराह नदी भी बोला जाता है, कांकनी नदी या फिर कांकन्ने नदी, एक है खारी नदी, एक है मेंथा या फिर मेंढा नदी, इसको मेंढा नदी भी बोला जाता है। कौन सी हो गई? मेंथा या फिर मेंढा नदी, मेंथा या मेंढा नदी होगी। एक है रूपनगढ़ नदी और एक है खंडेल नदी। अब एक एक नदी को हम विस्तार से पढ़ते हैं। हमने पहले भी देखा है कि जब भी आप नदी पढ़ो तो क्या करना है, उसमें क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी है कि नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा है। अगर नदी का संगम हो रहा है, यानी कि वो किसी में जाके मिल रही है किसी सागर में, तो उसका संगम कहाँ पे हो रहा है, उसका जो अपवाह क्षेत्र है यानी कहाँ कहाँ पे वो नदी है वो प्रवाहित हो रही है। अगर उस पर कोई बांध परियोजना है तो कौन कौन सी उस पर बांध परियोजना है। तो ये कुछ मुख्य बातें हैं जो कि हर नदी के बारे में अपन को पता होना चाहिए। उसका उद्गम कहाँ से हो रहा है, उसका अपवाह क्षेत्र क्या है, उसका संगम कहाँ पे हो रहा है, अगर कोई बांध परियोजनाएं हैं तो कौन सी बांध परियोजनाएं, अगर कोई जैसे कि कोई सभ्यता उसके किनारे है तो कौन कौन सी सभ्यताएं हैं, अगर वहाँ कोई झील स्थित है तो कौन सी झील स्थित है। ये कुछ मुख्य मुख्य बातें हैं जो कि लगभग नदियों में कॉमन रहती हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं घग्गर नदी, जो कि सबसे बड़ी अंतः प्रवाही नदी है। तो अगर घग्गर नदी की बात करें तो घग्गर नदी का जो प्राचीन नाम है वो क्या है, इसको सरस्वती नदी भी बोलते हैं। तो घग्गर नदी का ही प्राचीन नाम क्या था? सरस्वती नदी के नाम से भी इसको जाना जाता था। एक इसको नट या फिर सोता नदी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नट या फिर सोता नदी। इसको मृत नदी भी बोला जाता है और इसको दृश्य दव्यती नदी भी बोला जा सकता है। तो इसका जो प्रचलित नाम है वो है घग्गर नदी, या फिर इसका सरस्वती नदी भी इसका प्राचीन नाम है। बाकी नट या सोता नदी के नाम से अगर आती है तो वो भी घग्गर नदी है, मृत नदी या फिर दृश्य दव्यती नदी। अगर इसके उद्गम की बात करें तो इसका उद्गम कहाँ से हो रहा है? इसका उद्गम हो रहा है हिमाचल प्रदेश में है कालका पहाड़ी, जो कि शिवालिक हिमालय का भाग है। हिमालय के कई भाग हैं। जब हम भारत का भूगोल पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि हिमालय है उसके कई भाग हैं, उसमें से जो शिवालिक हिमालय वाला भाग है वहां पे उस हिमालय में स्थित है कालका पहाड़ी, और वहां से उद्गम हो रहा है घग्गर नदी का। कहाँ से? हिमाचल प्रदेश में शिवालिक हिमालय से वहां पे एक पहाड़ी है कालका पहाड़ी, वहां से घग्गर नदी का उद्गम हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि हिमालय से राजस्थान की ओर आने वाली ये एकमात्र नदी है। घग्गर नदी जो है वो हिमालय से राजस्थान आने वाली एकमात्र नदी है, और कोई भी नदी जो है राजस्थान की वो हिमालय से नहीं आती। तो घग्गर जो नदी है वो केवल एकमात्र नदी है जो कि हिमालय से राजस्थान में आती है। अगर राजस्थान में प्रवेश की बात करें, हमने उद्गम देखा हिमाचल प्रदेश से हो रहा है, तो वो राजस्थान में कहाँ पे प्रवेश करेगी? ये कर रही है हनुमानगढ़ जिले में। तहसील की बात करें तो टिब्बी तहसील है वहां पे, और गांव पड़ता है तलवाड़ा गांव। यहाँ से ये नदी जो घग्गर नदी है वो राजस्थान में प्रवेश कर रही है। तो अगर आपसे जिला पूछा जाए तो हनुमानगढ़ जिले से राजस्थान में प्रवेश करती है। तहसील पूछे तो टिब्बी तहसील से, और गांव पूछे तो तलवाड़ा गांव से राजस्थान में प्रवेश करती है। उसके बाद गंगानगर होते हुए पाकिस्तान में जाके ये नदी लुप्त हो जाती है। लेकिन अगर बारिश कम हो रही है तब ये जो नदी है वो हनुमानगढ़ के भटनेर का जो मैदान है हनुमानगढ़ में पड़ता है वहीं पे लुप्त हो जाती है। लेकिन अगर अच्छी खासी बारिश हो रही है तब ये नदी पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास में जाके लुप्त हो जाती है। एक यहाँ पे तलवाड़ा झील भी है, तो तलवाड़ा गांव है जहाँ पे ये नदी राजस्थान में प्रवेश कर रही है, यहाँ पे तलवाड़ा झील भी है। तो प्राचीन टाइम पे जो सभ्यताएं होती थी ये किसी ना किसी नदी के किनारे होती थी। तो घग्गर नदी के किनारे भी कुछ प्राचीन जो सभ्यताएं हैं वो पाई जाती हैं। कौन कौन सी सभ्यता है? एक है कालीबंगा सभ्यता जो कि घग्गर नदी के किनारे स्थित है हनुमानगढ़ में। एक है पीलीबंगा सभ्यता
कालीबंगा और पीलीबंगा सभ्यता, ये दोनों क्या है, बहुत ही प्रसिद्ध सभ्यताएं हैं जो कि हनुमानगढ़ में हैं और घग्गर नदी के किनारे पाई जाने वाली सभ्यताएं। एक यहाँ पे रंग महल सभ्यता भी है, जो भी घग्गर नदी के किनारे पाई जाने वाली सभ्यता है। तो ये हमने घग्गर नदी के बारे में कुछ मुख्य बातें देखी हैं। अगर इसके अंतिम बिंदु की देखें तो पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास में जाके ये जो नदी है वो लुप्त हो जाती है। अगर इसके अपवाद क्षेत्र की बात करें तो कहाँ कहाँ से हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है, उसके बाद गंगानगर। देखो ये राजस्थान का ऊपर वाला हिस्सा हो गया, तो इस साइड में है हनुमानगढ़ और इस साइड में है गंगानगर। तो ये कहाँ से प्रवेश करिए, यहाँ से शिवालिक हिमालय से कालका पहाड़ी, शिवालिक हिमालय में कालका पहाड़ी है, यहाँ से इसका उद्गम हो रहा है हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद ये राजस्थान में प्रवेश कर रही है हनुमानगढ़ में, उसके बाद जाती है गंगानगर और उसके बाद यहाँ पे पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है। हमने देखा था गंगानगर के पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है, तो यहाँ पे पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास में जाके ये जो नदी है वो लुप्त हो जाती है। तो अगर इसके अपवाद क्षेत्र की बात करें तो राजस्थान में इसका अपवाद क्षेत्र कहाँ कहाँ पे है, गंगानगर और हनुमानगढ़। केवल उत्तर वाले जो 2 जिले हैं वहां पे घग्गर नदी का अपवाद क्षेत्र है। ठीक है, घग्गर नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है, यानी जहां जहां पे ये प्रवाह हो रही है वो वाला जो क्षेत्र है, इसको राजस्थान में नाली या फिर पाट बोला जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि नाली या पाट क्या है, यानी कि अगर नाली पूछा जाए कि नाली क्या है, तो राजस्थान में घग्गर नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है उसको क्या बोला जाता है, नाली या फिर हम पाट बोल सकते हैं। जैसे कि हमने देखा था जब तोरावाटी क्षेत्र की बात कर रहे थे, तब हमने देखा था कि कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को या फिर अपवाद क्षेत्र को क्या बोला जाता है, तोरावाटी बोला जाता है। तो ऐसे ही अगर आपसे घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को क्या बोला जाता है ये पूछा जाए तो क्या होगा, नाली या फिर पाट, या फिर पूछा जा सकता है कि नाली या पाट क्या है। और इस क्षेत्र में पाई जाने वाली जो भेड़ की नस्लें, नाली या पाट क्षेत्र में पाई जाने वाली जो भेड़ की नस्लें, किसकी नस्ल, भेड़ की जो नस्लें हैं उनको भी क्या बोला जाता है, उन भेड़ की नस्लों का भी नाली बोला जाता है। तो दोनों चीजें आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन में आपको क्या मिल सकता है, अगर नाली आपसे पूछा जाए तो ऑप्शन में या तो मिलेगा कि घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र में पाई जाने वाली जो भेड़ की नस्ल है, या फिर क्या मिलेगा कि घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को नाली कहा जाता है। ठीक है, तो दोनों आंसर होंगे, कोई भी एक ऑप्शन में आपको मिल सकता है। अगर पाकिस्तान में प्रवाह क्षेत्र को क्या बोला जाता है उसकी बात करें तो वो बोला जाता है हकरा। राजस्थान में बोला जाता है नाली या पाट घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को। और अगर पाकिस्तान में बात करें कि घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को क्या बोला जाता है तो वो बोला जाता है हकरा। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हमने देखा कि जो घग्गर नदी है वो राजस्थान की सबसे बड़ी अंतः प्रवाही नदी है। ये केवल राजस्थान की सबसे बड़ी अंतः प्रवाही नदी नहीं है, घग्गर नदी भारत की भी सबसे लंबी अंतः प्रवाही नदी है। तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर भारत की सबसे लंबी अंतः प्रवाही नदी की बात की जाए तो वो क्या है, वो भी घग्गर नदी है। जब ये भारत की सबसे लंबी नदी हो गई तो राजस्थान की भी सबसे लंबी नदी हो जाएगी। अगर इसके प्राचीन मार्ग की बात करें तो इसका जो प्राचीन मार्ग है उसको खोजने के लिए सरकार ने 2 लोगों को नियुक्त किया है। वो कौन कौन है, एक तो है श्री राम वाड्रे और एक है हनुमंता राय। तो आप कैसे याद रख सकते हो कि श्री राम यानी राम जी को और हनुमान जी को, राम जी को और हनुमान जी को घग्गर नदी का जो प्राचीन मार्ग है उसको खोजने के लिए नियुक्त किया गया है। अब जब श्री राम और हनुमान जी मिलके किसी काम को करेंगे तो जरूर उस मार्ग को वो खोज लेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि घग्गर नदी के प्राचीन मार्ग को खोजने के लिए एक तो श्री राम वाड्रे और एक हनुमंता राय को नियुक्त किया गया है। जो घग्गर नदी है ये हमने देखी कि राजस्थान की एकमात्र नदी है जो कि उत्तर की तरफ से राजस्थान में प्रवेश करती है। ठीक है, हिमालय से भी राजस्थान आने वाली ये एकमात्र नदी है और उत्तर की तरफ से राजस्थान में प्रवेश करने वाली भी ये क्या है, एकमात्र नदी है। जब कम वर्षा की स्थिति होती है तो ये कहाँ पे, हनुमानगढ़ में जो भटनेर का मैदान है वहीं पे लुप्त हो जाती है। और अगर अच्छी बारिश हो रही है तब ये पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास में जाके समाप्त हो जाती है। तो ये हमने घग्गर नदी के बारे में देख लिया। जो अंतः प्रवाह की नदियां उनमें सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो है घग्गर नदी, सबसे बड़ी भी है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। दूसरी नदी आती है कांतली नदी। अगर कांतली नदी के उद्गम की बात की जाए तो हमने पहले भी कांतली नदी के बारे में थोड़ा बहुत देखा है। तो इसका उद्गम हो रहा है सीकर में है खंडेला पहाड़ी, सीकर की खंडेला पहाड़ी से कांतली नदी का जो उद्गम है वो हो रहा है। अपवा क्षेत्र हमने देखा था, इसका कहाँ है, शेखावाटी वाले क्षेत्र में है जिसमें कि चूरू शामिल हैं। जब हम नदियां पढ़ रहे थे स्टार्टिंग में तब हमने देखा था कि चूरू और बीकानेर ऐसे 2 जिले हैं जिनमें कोई भी नदी प्रवाहित नहीं होती।
तो शेखावाटी में से अगर चूरू को हटा देते हैं तो कौन से जिले बचते हैं? सीकर जिला और झुंझुनू जिला, जहाँ की कांतली नदी का प्रवाह होता है। अब इस नदी के किनारे सीकर जिले में तो एक सभ्यता है, वो है गणेश्वर सभ्यता, जो कि सीकर में एक जगह पड़ती है, नीम का थाना। कहाँ पे है? नीम का थाना। तो सीकर में एक जगह पड़ती है नीम का थाना, यहाँ पे कांतली नदी के किनारे क्या है? गणेश्वर सभ्यता है। हमने देखा था कि जो सभ्यताएं हैं, जो प्राचीन सभ्यताएं हैं, ये किसी ना किसी नदी के किनारे पाई जाती हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि गणेश्वर सभ्यता जो है वो कौन सी नदी के किनारे है, तो वो है कांतली नदी के किनारे, सीकर जिले में नीम का थाना जो जगह पड़ती है वहां पे है। इस नदी के किनारे झुंझुनू में भी एक सभ्यता है, वो है सुनारी सभ्यता। तो दोनों सभ्यताएं कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती हैं कि सुनारी सभ्यता कौन से जिले में है या फिर कौन सी नदी के किनारे स्थित। तो आपको दोनों चीजें ध्यान रखनी है। तोरावाटी क्या है? ये हमने देख लिया। कांतली नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है इसको क्या बोला जाता है? तोरावाटी बोला जाता है। तो कांतली नदी है ये क्या है? बरसाती नदी है, बारिश के टाइम पे प्रवाहित होती है और जैसे ही बारिश खत्म हो जाती है तो ये नदी भी लुप्त हो जाती है। तो जब बारिश आती है उसी टाइम पे ये नदी है वो प्रवाहित होती है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो कांतली नदी है वो क्या है? बरसाती नदी है। अगली नदी आती है बाणगंगा नदी, या फिर इसको अर्जुन की गंगा बोलते हैं, या फिर इसको ताला नदी भी बोल सकते हैं, या फिर इसको रुंडित नदी भी बोलते हैं। देखो, इसको अर्जुन की गंगा क्यों बोला जाता है? इसके पीछे एक स्टोरी मानी जाती है कि ऐसा माना जाता है कि अर्जुन ने बाण छोड़ा था, यानी तीर चलाया था, और वो तीर जहाँ पे जाके गिरा था, लगा था, वहां से नदी का उद्गम हुआ था। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? अर्जुन की गंगा बोला जाता है। इसीलिए इसको बाण गंगा नाम है, क्योंकि बाण के द्वारा अर्जुन ने बाण छोड़ा और उससे उस नदी का उद्गम हुआ। तो बाण से बाण गंगा। तो इसको रुंडित नदी भी बोला जाता है। रुंडित नदी क्या है? ऐसी सहायक नदी जो कि अपनी मुख्य नदी में मिलने से पहले ही समाप्त हो जाती है। तो इस प्रकार की नदियों को क्या बोला जाता है? इस प्रकार की नदियों को रुंडित नदी बोला जाता है। तो जो बाणगंगा नदी है इसको रुंडित नदी में शामिल किया है, 2012 में इसको रुंडित नदी में शामिल कर लिया है। ये अपनी मुख्य नदी में मिलने से पहले ही समाप्त हो जाती है। ठीक है। अगर इसके उद्गम की बात करें तो इसका उद्गम हो रहा है जयपुर की बैराट पहाड़ी से। तो बाणगंगा नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा है? जयपुर की बैराट पहाड़ी से। अपोआ क्षेत्र देखें तो जयपुर से इसका उद्गम हो रहा है। उसके बाद दौसा और भरतपुर, यानी जयपुर के जो आसपास वाले क्षेत्र हैं यहाँ पे ये नदी प्रवाहित होती है। इस पे कुछ बांध भी हैं, बाणगंगा नदी पे कुछ बांध भी बने हुए हैं। एक इस पे रामगढ़ बांध जो कि जयपुर जिले में स्थित है। एक इस पे अजान बांध भी है। ये कहाँ पे? ये है भरतपुर में। ये कहाँ पे है? भरतपुर में है, बाणगंगा नदी पे। ठीक है। भरतपुर के अंदर जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है इसको जलापूर्ति कहाँ से होती है? ये जो भरतपुर का जो अजान बांध है जो कि बाणगंगा नदी पे है, यहाँ से भरतपुर के तो जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है उसको भरतपुर का जो अजान बांध है वहीं से जलापूर्ति की जाती है। और अगर अजान बांध में पानी की कमी हो जाती है तो उसको जलापूर्ति कहाँ से की जाती है? यानी कि उसमें पानी की आपूर्ति कहाँ से की जाती है? उसमें की जाती है पांचना बांध, जो कि कहाँ पे स्थित है? ये स्थित है करौली में। ये हमने लास्ट क्लास में देखा था पांचना बांध। तो अगर अजान बांध में पानी की कमी हो जाती है तब तो उसको आपूर्ति होती है करौली के पांचना बांध से। और जो भरतपुर के अंदर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है वहां पे जलापूर्ति कहाँ से होती है? वो होती है भरतपुर में जो अजान बांध है जो कि बाणगंगा नदी पे है, वहां से इसको जलापूर्ति की जाती है। तो ये हमने बाणगंगा नदी के बारे में देख लिया। जो मुख्य बातें थी वो हमने इसकी देख ली। अगली नदी देखते हैं। नेक्स्ट है साबी नदी। साबी नदी के अगर उद्गम की बात करें, ये छोटी छोटी नदियां हैं, लेकिन ये क्या है? अंतः प्रवाही नदियां, ये बीच में ही समाप्त होने वाली नदियां हैं। अगर साबी नदी के उद्गम की बात करें तो इसका उद्गम भी कहाँ से हो रहा है? जयपुर से हो रहा है। जयपुर की सेवर पहाड़ी से साबी नदी का उद्गम हो रहा है। देखो, सै से साबी और सै से क्या है? सेवर। साबी नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा है? जयपुर की सेवर पहाड़ी से। अंतिम स्थान अगर देखें तो ये जयपुर में इसका उद्गम होता है। उसके बाद ये अलवर होते हुए आगे हरियाणा में पहुंच जाती है और हरियाणा में जाके ये जो नदी है वो समाप्त हो जाती है। तो उद्गम तो हो रहा है जयपुर में सेवर पहाड़ी से, और इसका अंतिम स्थान है हरियाणा। हरियाणा में जाके ये जो नदी है वो लुप्त हो जाती है। अगर राजस्थान में इसके अपोआ क्षेत्र की बात करें तो केवल 2 जिलों में ये प्रवाहित होती है। जयपुर में उद्गम होता है और उसके बाद अलवर, और अलवर के बाद ये नदी जो है वो हरियाणा चली जाती है। ठीक है। इस नदी के किनारे जोधपुरा सभ्यता है। ठीक है, ध्यान रखना आपको कि जोधपुरा सभ्यता जो है वो कौन सी नदी के किनारे? तो वो है साबी नदी के किनारे। अगली है रूपा रेल नदी, या फिर इसको क्या बोला जाता है? वराह नदी भी बोला जाता है। अगर इसके उद्गम की बात की जाए
तो इसका उद्गम होता है अलवर की उदयनाथ पहाड़ी से। कहाँ से उद्गम हो रहा है? अलवर की उदयनाथ पहाड़ी से इसका उद्गम हो रहा है। और ये कहाँ कहाँ पे प्रवाहित हो रही है? तो ये अलवर और भरतपुर, केवल 2 जिलों में प्रवाहित होने वाली नदी है। अगली नदी है कांकनी, या फिर इसको कांकन्य नदी भी बोलते हैं, या फिर इसका स्थानीय नाम है वहाँ पे जो लोकल नाम होता है वो है इसका मसूरदी नदी भी इसको बोला जाता है। अगर उद्गम की बात करें तो इस नदी का उद्गम हो रहा है जैसलमेर के कोटरी गांव से इसका उद्गम हो रहा है। केवल ये जैसलमेर जिले में प्रवाहित होने वाली नदी है। ये जो नदी है कांकणी नदी, ये केवल कहाँ प्रवाहित होती है? ये केवल जैसलमेर में प्रवाहित होने वाली नदी है। जैसलमेर में यहाँ पे एक झील भी स्थित है जो कि बुझ झील के नाम से जाना जाता है, जो कि मीठे पानी की झील है। ठीक है, तो कांकन्य नदी में क्या क्या महत्वपूर्ण है? इसका उद्गम कहाँ से हो रहा है, इसका अपवाद क्षेत्र क्या क्या है, यानी कि कहाँ कहाँ पे प्रवाहित हो रही है, और एक यहाँ पे बुझ झील भी है जो कि मीठे पानी की झील है। अगली है खारी नदी। खारी नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा है? नागौर से खारी नदी का उद्गम हो रहा है और संगम हो रहा है ये नागौर से इसका उद्गम होके और आगे चल के सांबर झील में ये नदी है वो गिर जाती है। अगली है मेंथा नदी। इसको और क्या बोला जाता है? इसको मेंढा नदी भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? मेंढा नदी भी बोला जाता है। अगर इसके उद्गम की बात करें तो मेंथा नदी का उद्गम भी कहाँ से हो रहा है? जयपुर में हो रहा है। जयपुर में एक मनोहरपुर पहाड़ी है, यहाँ से मेंथा नदी का उद्गम हो रहा है। संगम, ये वाली नदी भी सांबर झील में जाके गिर रही है। सबसे ज्यादा सांबर में सबसे ज्यादा नमक लाने वाली जो नदी है वो कौन सी है? मेंथा नदी है, जिसका कि उद्गम जयपुर में ही हो रहा है, मनोहरपुर पहाड़ी से। अगली नदी है रूपनगढ़ नदी। इसका उद्गम कहाँ से हो रहा है? इसका उद्गम हो रहा है अजमेर की नाग पहाड़ी से। आगे हम देखने वाले हैं अजमेर की नाग पहाड़ी से लूणी नदी का भी उद्गम होता है, तो वहीं से जो रूपनगढ़ नदी है उसका भी उद्गम वहीं से हो रहा है। अगर इसके संगम की बात की जाए तो ये वाली जो नदी है रूपनगढ़ नदी है, ये भी दक्षिण की तरफ से आके सांबर झील में मिल जाती है। अगली है खंडेल नदी। अगर खंडेल नदी के उद्गम की बात करें तो खंडेला पहाड़ी, इसी से इसका नाम पड़ा है खंडेल नदी। खंडेला पहाड़ी से इसका नाम क्या पड़ा है? खंडेल नदी। और ये पहाड़ी कहाँ पे स्थित है? सीकर में। तो अगर खंडेल नदी की बात की जाए तो इसका उद्गम हो रहा है सीकर की खंडेला पहाड़ी से, और इसका संगम कहाँ हो रहा है? ये भी सांबर में जाके गिर रही है। तो ये उत्तर की तरफ से सांबर में आके मिलते हैं। तो हमने 4 नदियां देखी हैं जो कि सांबर में आके गिर रही हैं। कौन कौन सी हैं वो 4 नदियां? ये सांबर झील है, तो इसमें कौन कौन सी नदियां आके गिर रही थी? उत्तर की तरफ से तो आके गिर रही थी खंडेल नदी, जिसका उद्गम कहाँ से हो रहा था? सीकर की खंडेला पहाड़ी से। ये उत्तर की तरफ से कौन सी नदी गिर रही है? खंडेल नदी। अगर हम दक्षिण की तरफ से बात करें तो यहाँ पे अजमेर की नाग पहाड़ी से जो रूपनगढ़ नदी है उसका उद्गम होता है, और यह आगे चल के किस में गिरती है? सांबर में गिरती है। अगर पूर्व की तरफ से देखें तो यहाँ से आ रही थी मेंथा नदी, जिसका उद्गम कहाँ से हो रहा था? जयपुर की मनोहरपुर पहाड़ी से। और पश्चिमी साइड से आके गिर रही थी खारी नदी। हमने पहले भी एक खारी नदी देखी है, लेकिन वो जो खारी नदी है वो अलग है, और ये वाली खारी नदी क्या है? ये अलग है। इसका उद्गम कहाँ से हो रहा है? इसका उद्गम हो रहा है नागौर पहाड़ी से। ये वाली जो खारी नदी है ये अंतः प्रवाही नदी है, और जो हमने पहले खारी नदी पढ़ी थी वो थी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी की सहायक नदी। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये वाली जो खारी नदी है जो कि सांबर झील में आके गिर रही है पश्चिम की साइड से, और जिसका उद्गम कहाँ से हो रहा है? नागौर से। तो हम कह सकते, देखो यहाँ से हमें क्या दिखाई दे रहा है कि सांबर में चारों तरफ से, उत्तर की तरफ से भी, दक्षिण की तरफ से भी, पूर्व की तरफ से भी और पश्चिम की तरफ से भी, चारों तरफ से सांबर में आके क्या गिर रही हैं? नदियां गिर रही हैं। चारों तरफ से आपने देख ली, यहाँ से सीकर से आके नदी गिर रही है, नीचे से अजमेर से रूपनगढ़ नदी, इधर पूर्वी साइड में जयपुर से ही आ रही है मेंथा नदी, और इधर से पश्चिमी साइड में आ रही है नागौर से खारी नदी। तो इसलिए जो सांबर झील है, अगर कोई ऐसी झील जिसमें कि चारों तरफ से ऐसे नदियां आके उसमें गिर रही हों, चारों तरफ से आके अगर उसमें नदियां गिर रही हों, तो इस प्रकार की झील को क्या बोला जाता है? इस प्रकार की झील को बोला जाता है अभिकेंद्रीय नदी प्रतिरूप का उदाहरण। तो इस प्रकार की झीलों को क्या बोला जाएगा? अभिकेंद्रीय नदी प्रतिरूप का एग्जाम्पल होती है इस प्रकार की जो नदियां। अगर मान लो कोई झील ऐसे है और जिसमें अगर चारों तरफ नदियां निकल रही हैं उससे, सांबर में तो क्या है? चारों तरफ से आके नदियां इसमें गिर रही हैं। अगर चारों तरफ यहाँ से निकलें कि एक इसमें उत्तर की तरफ कोई नदी निकल रही है, एक दक्षिण की तरफ इस झील से कोई नदी निकल रही है, एक पूर्वी तरफ में कोई नदी निकल रही है,
अगर पश्चिमी तरफ में भी, मतलब चारों दिशाओं में अगर कोई नदियां निकल रही हो, तो इस प्रकार की जो झील होगी वो किसका एग्जाम्पल होगी? वो होगी अपकेंद्रीय नदी प्रतिरूप का उदाहरण होगी। तो आपको ध्यान रखना, ये कई बार पूछ लिया जाता है प्रश्न कि जो सांभर झील है वो किसका उदाहरण है? तो ये है अभिकेंद्रीय नदी प्रतिरूप का उदाहरण है। तो ऑप्शन में आपको दोनों मिलेंगे, अपकेंद्रीय नदी प्रतिरूप और अभिकेंद्रीय नदी प्रतिरूप। इस प्रकार की क्या होगी? ये होगी अपकेंद्रीय। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ये होगी अपकेंद्रीय नदी प्रतिरूप का उदाहरण। अगर झील से चारों तरफ नदियां बाहर की तरफ निकल रही हैं तब तो वो होगी अपकेंद्रीय नदी प्रतिरूप का उदाहरण, और अगर चारों तरफ से झील में नदियां आके गिर रही हैं तो वो क्या होगी? अभिकेंद्रीय नदी प्रतिरूप का उदाहरण। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। राजस्थान में कई नहर परियोजनाएं भी चल रही हैं, बाकी की पूरी डिटेल से हम आगे पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे हम देखते हैं एक चल रही है पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। जो नदियां अभी तक हमने पढ़ी हैं उससे संबंधित है ये वाली नहर परियोजना। तो इसको हम यहीं पे देख लेते हैं, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। ये जो परियोजना है ये पहले से चलती आ रही है, लेकिन इस बार के बजट में इसमें और भी कुछ घोषणाएं की हैं। एक तो इसमें इस बार के बजट में क्या क्या है, इसका जो बजट है यानी इस पे कितने रुपए, 9600 करोड़ रुपए जो हैं इस परियोजना के लिए इस बार के बजट में प्रस्तावित किए गए हैं। परियोजना के लिए एक निगम का गठन किया जाएगा। तो कौन से निगम का गठन किया जाएगा? पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना निगम। तो इस निगम का गठन करने की भी घोषणा की गई है। ये वाली जो परियोजना है इससे 13 जिलों में सिंचाई तथा पेयजल दोनों की आपूर्ति की जाती है। सिंचाई के लिए भी इसका जल प्रयोग में लिया जाता है और पेयजल के लिए भी इसका जल प्रयोग में लिया जाएगा। अब इसमें किया क्या जाता है, इस परियोजना में क्या किया जाएगा? इसके अंदर जो छोटी छोटी नदियां हैं जैसे कुन्नू, काली सिंध, मेज, चाकन नदी, ये जो नदियां हैं ये जल्दी भर जाएंगी। तो छोटी नदी है वो बारिश के टाइम पे जल्दी भर जाती है और बड़ी नदियां हैं वो खाली रह जाती हैं। तो ये जो छोटी नदियां हैं जो कि जल्दी भर जाती हैं, तो इनका जो एक्स्ट्रा पानी होगा, इनको जो बाकी नदियां हैं बड़ी नदियां, जैसे कि चंबल बेसिन की कई नदियां हैं, इसकी जो सहायक नदियां हैं जैसे कि बनास, मोरेल, बाणगंगा, गंभीरी, पार्वती, ये हमने देखी थी इसकी सहायक नदियों में। जो छोटी नदियां हैं जो कि बारिश के टाइम पे जल्दी भर जाती हैं, तो उनका जो एक्स्ट्रा पानी होगा, उनका जो अतिरिक्त पानी होगा, उस पानी को बड़ी नदियों में भेजने की परियोजना चलाई जा रही है, ताकि जो नदियां हैं उनका पानी व्यर्थ ना जाए, उसको कहीं ना कहीं काम में लिया जाए। उसको पेयजल के काम में लिया जाएगा और इसको सिंचाई में भी काम में लिया जाएगा। तो पानी की अपने यहाँ पे वैसे ही इतनी कमी चल रही है, तो सरकार है वो समय समय पे इस प्रकार की कई योजनाएं चलाती रहती है कि कोई भी चीज़ है वो वेस्ट ना जाए। तो यहाँ पे जो छोटी नदी है वो भर जाती है, उसके बाद उसका पानी व्यर्थ जाता है, तो उसका पानी व्यर्थ ना जाए इसके लिए इस प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं कि उनका जो एक्स्ट्रा पानी है उनको बड़ी नदी में स्थानांतरित कर दिया जाए। तो इसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा? नहर के माध्यम से उन नदियों को जोड़ना पड़ेगा। तो इस परियोजना में क्या हो रहा है, नदियों को नहर के माध्यम से जोड़कर जहाँ पे जो अतिरिक्त पानी है उसको दूसरी नदी में स्थानांतरित किया जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये अपन ने देख ली अंतः प्रवाही जो नदियां थी उनके बारे में। मुख्य इसमें कौन सी है? इसमें घग्गर नदी, बाणगंगा नदी, ये नदियां क्या है? मुख्य नदियां हैं। और घग्गर नदी जो है वो राजस्थान की अंतः प्रवाही की सबसे बड़ी नदी है। भारत की भी अंतः प्रवाही सबसे बड़ी नदी है वो घग्गर नदी है। तो हमारा अंतः प्रवाही नदियां हैं वो खत्म हो जाती हैं। अब हम देखने वाले हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियां, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज की क्लास में इतना ही करते हैं, बाकी का नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ये टेलीग्राम चैनल है, इस पे आपको सारी PDF मिल जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट्स।